नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2022 पीजीटी कॉमर्स का पेपर जो दिसंबर 2022 में हुआ है। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे, साथ ही साथ बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करेंगे शॉर्ट में। बोर्ड की आंसर की भी आ चुकी है। उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं इस पेपर में कॉमर्स के जिनमें आंसर इनकरेक्ट है और उनको क्लेम किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे 90 तक वो जनरल होते हैं और सभी के लिए सेम होते हैं। कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 91 से 150 तक हैं। इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी एक्टिविटी में एक कंपनी के पूरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के तौर पे, बल्कि प्रॉफिट्स का एक पार्ट रख लिया जाता है फर्म में ही या फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है अपने ही बिजनेस में। गिवन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के अलावा इसको रिटेनिंग प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। इसमें जो प्रॉफिट्स कंपनी ने अर्न किए हैं उनका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए कंपनी बचाकर रख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है फर्म की कैपेसिटी कि वो पे कर सकती है अपने लॉन्ग टर्म डेट को और साथ ही साथ वो एडिशनल लोन भी प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा यही रेशियो इन्फॉर्म करता है कि कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डेट इक्विटी रेशियो। यह रेशियो हमें यह बताता है कि डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट के कंपैरिजन में इक्विटी यानी कि ओनर्स का फंड कितना है। नेक्स्ट है ए, ये अपना प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखता है अपने बिजनेस के और वो नीचे दी गई जानकारी आपको दे रहा है। आपको बताना है क्या प्रॉफिट या लॉस होगा वर्ष के लिए। जो गिवन ऑप्शंस हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है ओपनिंग में कैपिटल 2 लाख है, क्लोजिंग में 2.5 लाख है, ड्रॉइंग साल के दौरान 60,000 हुए और कैपिटल और ऐड कर दी साल के दौरान 75,000। तो इसको आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि शुरू में उनकी जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी। अब 2 लाख कैपिटल में से उन्होंने कुछ ड्रॉ कर लिया, 60,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो ये कैपिटल जो उसने लगाई थी वो वापस हो गई। ड्रॉइंग का मतलब होता है कैपिटल अपनी निकाली। तो अब इसकी कैपिटल बच गई केवल 1,40,000 जो इसने लगाई थी साल के शुरू में। इसने 75,000 की कैपिटल और ऐड कर दी फिर बाद में, कोई कारण हुआ होगा। इस तरह इसकी कैपिटल अब हो गई टोटल 2,15,000। तो ये इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, बट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि साल के लास्ट में उसकी कैपिटल हो गई 2,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो कैपिटल लगाई थी और एडिशन या डिडक्शन जो किए थे वो तो होनी चाहिए थी 2,15,000, लेकिन उसकी कैपिटल अब ज्यादा बैठ रही है। तो ज्यादा इसलिए दिख रही है क्यों, इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, इस डिफरेंस का जितनी ज्यादा दिख रही है। तो 35,000 रुपीज ये ज्यादा दिख रही है और ये माना जाएगा इसका प्रॉफिट, और इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग कैपिटल कंपनी की 21,28,000 है, टोटल डेट 42,50,000 है। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट 27,30,000 है तो करंट रेशियो क्या होगा, यह निकालना है। तो देखिए, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमको ये दोनों चीजें चाहिए। क्वेश्चन में
हमें वर्किंग कैपिटल दी है, टोटल डेट दिए हैं, लॉन्ग टर्म डेट दिए हैं और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन में से करंट लायबिलिटी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अगर हम टोटल डेट जो कि 42,50,000 है, इनमें से लॉन्ग टर्म डेट 27,30,000 माइनस कर दें तो 40 to 50 में से 27,30 माइनस करने हैं पहले और ये आ जाते हैं 15,20,000। तो इसका मतलब जो 15,20,000 है ये तो आपकी हो गई करंट लायबिलिटी। तो एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपको करंट एसेट और चाहिए। अगली रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वर्किंग कैपिटल दी हुई है 21,28,000 और करंट लायबिलिटी निकल करके आ गई 1520। हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आप वर्किंग कैपिटल में और करंट लायबिलिटी ऐड कर दें, करंट लायबिलिटी इधर आ जाए तो करंट एसेट पता चल जाएंगी। तो अब आप वर्किंग कैपिटल 2128 है, इसमें ऐड कर देंगे करंट लायबिलिटी 1520 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे करंट एसेट। तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल कर दें। ये टोटल हो करके हो जाता है 36,48,000। अब 36,48,000 रेशो 15,20,000, इसको आप एक दूसरे से कट कर लें, ये बच जाता है 3648 रेशो 1520। रेशोज में ये ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो 1 लाना होता है, यानी कि इससे ये पूरा पूरा आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसको आप काटते चले जाएंगे और ये लास्ट में निकल करके आ जाएगा 2.4 रेशो 1। इस तरह इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4 रेशो 1। नेक्स्ट देखते हैं करंट लायबिलिटीज XYZ लिमिटेड की 1,50,000 है और इसका करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विडिटी रेशियो 1:1 है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। करंट रेशियो दिया है 3:1। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट और रेशियो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दी हुई है तो सबसे पहले करंट एसेट निकाल लेंगे हम इस रेशियो के आधार पे। करंट लायबिलिटी का 3 टाइम्स है करंट एसेट, यानी कि 1,50,000 का 3 टाइम्स करंट एसेट हो जाएगा। तो करंट एसेट ही सबसे पहले निकाल लेंगे। 1,50,000 का 3 टाइम्स निकालोगे आप, ये आ जाएगा 4,50,000। इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो 1:1 है, इसका मतलब होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है 1,50,000 और लिक्विड एसेट निकल जाएंगी क्योंकि ये 1:1 है, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। तो लिक्विड एसेट आपकी आ जाएंगी, लिक्विड एसेट 1,50,000 एज इट इज, जैसे कि लायबिलिटी है वैसे ही। इस तरह आपके पास करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है। करंट एसेट और लिक्विड एसेट में डिफरेंस होता है, अगर हम लिक्विड एसेट में स्टॉक जोड़ दें, ऐड कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो वो करंट एसेट बन जाते हैं। जब इंफॉर्मेशन इस तरह से दी होती है तो ये माना जाएगा वो स्टॉक पूछ रहा है, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, उनको इग्नोर करना पड़ेगा और जो डिफरेंस इसका बच जाएगा वो स्टॉक बच जाएगा। तो इस तरह स्टॉक के लिए आप करंट एसेट में से लिक्विड एसेट घटा देंगे, जो डिफरेंस आ जाएगा वही स्टॉक होगा। तो ये बच जाएगा 3 लाख और इस तरह सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे 96। कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं पेपर में खास तौर पे, उनको आप रिपोर्ट कर दें
क्वेरी के फॉर्म में, तो मैं उस पे भी डिस्कस करूंगा। तो ये इस चीज का निशान मैंने लगाया है। ये पूछा था आप में से किसी ने, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने येलो किया हुआ, उनको भी डिस्कस करूंगा। स्पेसिफिकली मैं न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा, बाकियों के बारे में भी बताऊंगा, बट ऐसे जो आपने क्वेरी के तौर पे पूछे उनको भी डिस्कस करेंगे। 96 क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की एबिलिटी, क्षमता कि वो पे कर सकता है अपने स्टेक होल्डर्स के ड्यूज को, मतलब उससे संबंधित जो पार्टीज के उन पे ड्यू है, मतलब इनकी लायबिलिटी है, उनको पे कर सकता है, इस बात की क्षमता। जब वो ड्यू हो तब पे कर दे, इसको क्या कहते हैं? तो ये किसी फर्म की सोल्वेंसी कही जाती है, शोधन क्षमता हिंदी में बोलते हैं सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब होता है कि किसी फर्म की एबिलिटी है कि वो अपने लायबिलिटीज की जब वो ड्यू हो जाए तो पे कर सकता है। और जब कोई फर्म अपनी लायबिलिटीज के ड्यू होने पे करने में सक्षम ना रहे, तब उसको कहा जाता है इंसोल्वेंसी, दिवालिया। ये सोल्वेंसी है। नेक्स्ट है 97, जब प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज का। फाइनेंशियल एंटरप्राइज ऐसी संस्था जो फाइनेंस का कारोबार करते हैं, लोन लेते हैं, लोन देते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, अर्निंग करते हैं उससे। इंटरेस्ट इन डिविडेंड रिसीव्ड को क्या क्लासिफाई किया जाएगा? तो कैश फ्लो जब बनाते हैं तो 3 तरह की एक्टिविटीज में बांटते हैं सारे इनफ्लोज को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो होता है उसका बिजनेस ही यही होता है कि वो लोन देता है, लोन लेता है, इन्वेस्ट करता है, उस पर अर्निंग करता है और अपने इन्वेस्टर्स को उसमें से पैसे देता है। तो अगर ऐसी संस्था को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलते हैं तो ये इंटरेस्ट या डिविडेंड उसको तब मिलेंगे जब उसने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। फाइनेंशियल बिजनेस का बिजनेस ही इन्वेस्ट करना होता है और लोगों को उस इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न दिलाना होता है जो उसके अपने इन्वेस्टर हैं। तो इस तरह ये उसका मेन बिजनेस है और इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स, घटक जो अफेक्ट करते हो नेट प्रॉफिट को और कैपिटल एम्प्लॉयड को एक चार्ट से शो करना, ये क्या है? गिवन ऑप्शन में इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्यू पॉइंट चार्ट। दरअसल ड्यू पॉइंट एक एनालिसिस है जो ड्यू पॉइंट नाम की एक कंपनी थी, कॉर्पोरेशन थी, उसने डेवलप किया था। उसमें वो नेट प्रॉफिट और जो रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे, उसका एनालिसिस करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे। नेक्स्ट है, विच हुंडी, कौन सी हुंडी डिमांड बिल के समान ही होती है? तो जो हुंडी वर्ड है ये प्राचीन समय में हमारे भारतवर्ष में देसी बैंकरों के द्वारा यूज किया जाता था। आज की डेट में हुंडी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हुंडी को अलाउ नहीं करता है। तो पुराने समय में हुंडी प्रचलन में थी और ये आज के जो डिमांड बिल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उन्हीं की तरह होती है। अब इसमें से ये कहा गया है कि कौन सी हुंडी ऐसी होती है जो आज के डिमांड बिल की तरह होती है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, दर्शनी हुंडी। मतलब दर्शनी हुंडी होती है कि जब हुंडी का दर्शन करा दिया जाएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। वही बात डिमांड बिल की होती है, जब आप डिमांड करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक ही मतलब है, उसी के जैसी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इच्छा है कि वो रिडीम करे अपने 5000 10% डिवेंचर, 1000 प्रत्येक वाले एट पार पे, अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, अपने जो उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है उनमें से वो इनको रिडीम करना चाहता है। तो 5000 डिवेंचर है, 1000 रुपये का एक है, टोटल हो गए मिला करके ये 50 लाख के। 10% का मतलब है कि इन पे इंटरेस्ट बनता है 10% जो सालाना दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि इस केस में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। सेक्शन 74 सब सेक्शन 4 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक, साथ ही साथ रूल जो एमसीए जारी करती है, रूल 18(7) ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी से संदर्भ में, तो इन दोनों का ध्यान में रखते हुए
ये बताना है कि कितने का DRR बनाना पड़ेगा। तो देखिए सेक्शन 71(4) के साथ साथ रूल 18(7) के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है DRR की, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की, वो ये है कि किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल के जो होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य होते हैं, इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनीज हैं इंडिया में, उनको DRR बनाने की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट है, जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में जो असत्य बात है उसको आप पहचान करोगे। गिवन ऑप्शन में इंफॉर्मेशन ए जो है ये असत्य है। ये कह रहा है कि इट इज ड्रॉन बाय डेटर, नहीं, ये डेटर पे ड्रॉ होता है और ड्रॉ किया जाता है बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, मतलब क्रेडिटर लिखता है इसको अपने डेटर के ऊपर। तो ए इसका असत्य है, इसलिए यही सही जवाब होगा। बाकी जो दोनों इंफॉर्मेशन है, ये एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने के लिए, ये भी सत्य है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो ड्रॉई है, ड्रॉई यानी कि डेटर, वो एक्सेप्ट करे या उसके बिहाफ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट करे। तो बाकी सब सही है, ए ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है, कौशल और गुलाब पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 5:3 में। उन्होंने एडमिट किया राजू को, एक नया पार्टनर, जिसको 1/7 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों का 4:1। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है कौशल का और गुलाब का। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि जो पुराने पार्टनर्स थे उनको जो प्रॉफिट का शेयर अब तक मिलता था, उनके शेयर में जो कमी आ जाएगी नए पार्टनर की वजह से, वो इसलिए आएगी क्योंकि इसका मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो पुराने में से नया शेयर उनका घटा दिया जाएगा। तो जो कौशल है उसका पुराने में से नया शेयर घटाओगे, पुराना शेयर हो जाएगा उसका 5/8 क्योंकि 5:3 था, और गुलाब का जो पुराना शेयर होगा वो होगा 3/8, और इनमें से इनके जो नए शेयर मिलेंगे वो लेस कर देंगे, तो हमें इनका सैक्रिफाइस पता चल जाएगा। नया शेयर कौशल का होगा 4/7 और गुलाब का होगा 2/7। बस इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये 3575 इंटू 32 अपॉन निकाल लेंगे 56, तो ये निकल करके आ जाएगा 3/56। ऐसे इसको निकाल लेंगे 7/3 = 21, 8/2 = 16 और नीचे 8/7 ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 5/56, और इस तरह रेशो आपका बन जाएगा 3:5। ये सैक्रिफाइस रेशो बन गया, इसलिए इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3:5। नेक्स्ट है, एक फर्म के डिसोल्यूशन के समय, फर्म के समापन के समय लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जब फर्म का समापन होता है तो उसकी सभी एसेट और उसकी सभी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उसके बाद वहां से उनकी पेमेंट होती है लायबिलिटीज की और एसेट से वसूली होती है। नेक्स्ट है, वह रेशियो जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो फर्म में आगे भी बनी रहेंगे ऐसे पार्टनर, एक्वायर करते हैं शेयर रिटायरिंग पार्टनर से या मृत साझेदार से। जब फर्म चल रही है, एक पार्टनर रिटायर कर जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो उसके हिस्से को जो बाकी पार्टनर हैं जो बने रहेंगे फर्म में, वो किस रेशियो में प्राप्त करते हैं, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी गेनिंग रेशियो, क्योंकि वो गेन करते हैं जाने वाले पार्टनर के शेयर को, इसलिए गेनिंग रेशियो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के बारे में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है ये सही इंफॉर्मेशन है कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट केवल कैश रिसीट और कैश पेमेंट को शामिल करता है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं रहती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सत्य है कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। बाकी असत्य है तीनों स्टेटमेंट, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस
होता है, क्योंकि उन्होंने ना कर रखा है इसलिए असत्य है। और ये इंक्लूड करता है इनकम और एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू करंट ईयर, ये भी असत्य है। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं होते, इसमें रिसीप्शन पेमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पार्टनर एग्री करता है कि वो डिसोल्यूशन का वर्क की जिम्मेदारी ले रहा है, इसके बदले में उसको एक रेम्युनरेशन मिलेगा और उस रेम्युनरेशन के बदले में वो रियलाइजेशन के खर्चे खुद बियर करेगा, तब क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी जाए फर्म के द्वारा स्वयं, तो फर्म को करनी नहीं थी, रियलाइजेशन के खर्चे तो जिम्मेदारी ले लिए थे पार्टनर ने, पार्टनर को करने थे। अब अगर फर्म ने खर्च कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? जब फर्म ने खर्च कर दिया तो कैश फर्म का चला गया, यानी कि फर्म का कैश गया, तो इसके कैश के जाने की एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब इसका या तो ऑप्शन ये होगा आंसर या ये होगा, उसका बैंक गया उसके पास से। दूसरी बात, क्योंकि वो पार्टनर को करना था वो खर्च, इसलिए फर्म पार्टनर की कैपिटल से ये पैसा काट लेगी, चार्ज कर लेगी, और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देगी उतने रुपए से और अपना कैश चला गया इसलिए कैश क्रेडिट करना पड़ेगा। जो एंट्री हो जाएगी इसकी सही, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है, ए लिमिटेड एग्री होता है कि वो पे करेगा परचेज प्राइस एक बिल्डिंग का जो 2,20,000 रुपए की है। आप हाफ पेमेंट, आधा पेमेंट कैश में किया जाएगा और जो रिमेनिंग हाफ होगा यानी कि बाकी जो आधा होगा, आधा मतलब 1,10,000 बच जाएगा इसका, उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी पेमेंट की जाएगी 9% डिवेंचर इशू करके। 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पे दिया जाएगा। तो कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे इस परचेज अमाउंट की पेमेंट के लिए? इसने केवल डिवेंचर्स पूछे हैं। तो आधी पेमेंट हमें करनी है 1,10,000 की, और उन्होंने कहा है कि वो डिवेंचर देंगे 100 रुपए का एक, वो भी 10% प्रीमियम पे। तो 100 रुपए में 10% प्रीमियम जोड़ दो, मतलब 10% बढ़ा के देगा, मतलब 110 रुपए का एक डिवेंचर देगा। तो टोटल पेमेंट करनी है 1,10,000 की। इसके लिए 110 रुपए के कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड होकर के ये आ जाएगा 11 से, आप इसको काट देंगे 1000, टोटल 1000 डिवेंचर देने पड़ेंगे, और इसलिए इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 1000। नेक्स्ट है, कौन से सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी इफेक्ट, मौद्रिक प्रभाव अकाउंट करते समय रखा जाता है उस पीरियड के दौरान जिस पीरियड में उसकी अर्निंग मिली है, ना कि उस पीरियड में जिसमें एक्चुअली कैश रिसीव हुआ है या पे हुआ एंटरप्राइज के द्वारा। मतलब ये पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग का ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस हिसाब से कि जब उससे रिलेटेड अर्निंग मिल रही है, ना कि उसके कैश पे ध्यान देके, कैश पेमेंट पे या कैश रिसीप्ट पे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्रूअल बेसिस जो होता है अकाउंटिंग का, उसमें यही तरीका होता है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का। ये नहीं देखा जाता कैश कब मिला है या कैश कब दिया है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसी ट्रांजैक्शन से होने वाला इम्पैक्ट, प्रॉफिट, इनकम या खर्च पड़ कब रहा है, उस हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। इसको एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिकरिंग ग्रांट्स, मतलब बार बार प्राप्त होने वाली ग्रांट। ग्रांट सरकार से या सरकारी संस्थाओं से मिलती है। रिकरिंग ग्रांट्स ऐसी ग्रांट जो बार बार मिलती है, और मेंटेनेंस ग्रांट के तौर पे, मतलब किसी चीज के रख रखाव के लिए पैसा मिलता है बार बार, उसको किस तरह की रिसीप्ट माना जाएगा? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, रेवेन्यू रिसीप्ट उसको कहा जाएगा, क्योंकि वो बार बार है, रिकरिंग नेचर की है और मेंटेनेंस के लिए मिल रही है। नेक्स्ट है, अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, किसी खर्चे से मिलने वाला, क्योंकि जब हम खर्च करते हैं तो इसी उम्मीद में करते हैं कि उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, अगर वो एक्सटेंड होता है केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक, मतलब कोई खर्च हम कर रहे हैं और उससे मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिल जाएगा, तो ऐसे खर्चे को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
बी ऑप्शन इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है गिवन स्टेटमेंट में से। तो दोनों स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही नॉन रिकरिंग होते हैं बाय नेचर, तो ये इंफॉर्मेशन गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग टाइप की होती है, मतलब बार बार नहीं घटती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होती है, मतलब बार बार घटती है। सेकंड स्टेटमेंट है, तो पहला तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर होता है किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। सही बात है, हम मेंटेनेंस रिपेयर के जो पैसे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर नई बिल्डिंग बन जाए, नया प्लांट बढ़ जाए, तो फर्म की क्षमता बढ़ती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंसेस, जो कि हो जाते हैं इस संदर्भ में कि किसी कंपनी को फॉर्मेशन किया जाए, मतलब कंपनी को बनाने के संदर्भ में जो खर्चे हो जाते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं। तो कंपनी का निर्माण करते समय जो खर्चे होते हैं उनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे, शुरुआती खर्चे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और देयर टोटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इसमें कहा गया है कि समय की एक निश्चित अवधि के लिए जो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अगर उसके डिफरेंट कंपोनेंट का रिलेशन, म्यूचुअल आपसी रिलेशन की स्टडी की जाए, जैसे मान लो बैलेंस शीट के किसी साइड का टोटल 100 है और उसके जो कैपिटल है वो 30 है, मान लीजिए उसकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो 40 है, और मान लीजिए उसकी जो बाकी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, वो 30 हैं, और इनका आपस में जब हम रिलेशन करें कि ये कितने परसेंट है इसका, ये कितने परसेंट है, तो ये जो स्टडी है वो कंपोनेंट्स की आपस में स्टडी हो रही है। इसको कौन सा एनालिसिस कहा जाता है, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। स्टैटिक इसलिए कहा जाता है कि एक ही पीरियड के जो बना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके आपसी डेटा का मिलान करते हैं। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा वर्षों के डेटा का मिलान करेंगे तो वो डायनामिक एनालिसिस हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कि एक फर्म की बैलेंस शीट 1 साल की और दूसरे साल की तुलना करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। इसका जो आंसर की बोर्ड ने दी है उसमें इन्होंने ऑप्शन ए को सही बताया है, जो कि ठीक नहीं है। और आप इसके लिए अगर क्लेम करना चाहते हैं क्वेश्चन के लिए, तो आप 11th-12th लेवल की कोई सी भी बुक अगर उठाएंगे अकाउंटेंसी की, तो वहां पे 12th की में खास तौर पे 12th की इंफॉर्मेशन बुक में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस का मीनिंग उसमें दिया हुआ है, उसको आप एक सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए क्या। गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन बी, पेटी एक्सपेंसेस, मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जब वो कैश में हो जाते हैं तो उनके रिकॉर्डिंग के लिए पेटी कैश बुक बनती है और उनको एनालाइज करने के लिए भी। नेक्स्ट है एक कंपनी इशू करती है 1000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और उस पर कंपनी डिस्काउंट देती है 6%। जो डिबेंचर्स हैं वो रीपे होने हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में, हर साल के मतलब एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल के लास्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष से ही स्टार्ट हो जाएगी उनकी पेमेंट। विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ, अमाउंट का कितना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के समाप्त में। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो टोटल डिबेंचर की जो अमाउंट बन गई वो बन गई 1 लाख। अब इस पे उन्होंने कहा है कि वो 20-20 हजार के इंस्टॉलमेंट में रीपे करने हैं, यानी कि पहले साल के लास्ट में 20,000 देने हैं, नेक्स्ट ईयर के साल में भी 20,000 देने हैं, और फिर थर्ड ईयर के साल में 20,000 देने हैं,
फिर 4th ईयर के लास्ट में 20,000 देने हैं, और फिर 5th ईयर के लास्ट में 20,000 देने हैं, और इस तरह पूरे 1 लाख वापस चले जाएंगे। मतलब पहले जो दिए जाएंगे, पहला अमाउंट जो दिया जाएगा वो 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद, ये 3 साल के बाद, ये 4 साल के बाद, ये 5 साल के बाद। अब हमें देखना होगा, उन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट राइट ऑफ किया जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखा जाता है कि सबसे लास्ट वाले ईयर में जो ड्यू रहेगा वो केवल 20,000 रहेगा, क्योंकि वो लास्ट वाले साल के लास्ट में, जबकि इससे पहले के लास्ट में ये 40,000 का ड्यू कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग रहेगा, उससे पहले के साल में 60,000 का ड्यू कंपनी के ऊपर बना रहेगा, उससे पहले के साल में 80,000 का ड्यू बना रहेगा, और उससे पहले के साल में पूरे 1 लाख का ड्यू बना रहेगा। अब ये देखेंगे कि इसका प्रोपोर्शन क्या बैठेगा। तो इसका जब प्रोपोर्शन बनाएंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का प्रोपोर्शन पहले बार में 5, फिर 4, इसको आपस में काट देंगे आप, 2 2 3 4 5, यानी कि जो रेशियो बन रहा है वो 5 4 3 2 1 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो इस अमाउंट के अनुसार ही डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि हमने पहला जो साल है उसमें हम 1 लाख को एंजॉय कर रही है कंपनी पूरे अमाउंट को, उससे अगले साल 80,000 को एंजॉय कर रही है, फिर उससे अगले साल 60,000 को एंजॉय कर रही है। तो इस अमाउंट को जितने को वो कंपनी जिस साल यूटिलाइज कर रही है उसके अनुसार ही, जितने अमाउंट का बेनिफिट ले रही है उसके अनुसार ही खर्चे को राइट ऑफ किया जाएगा मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो टोटल अब डिस्काउंट है उसको देखेंगे कितनी बनती है, वो 6% है। तो टोटल 1,000 पे जो 1 लाख पे जो डिस्काउंट बनेगी 6%, वो बनेगी 6,000, यानी कि 6,000। अब 6,000 का पहले बार का जो वेट है वो 5 है, और जो टोटल वेट बैठता है वो 5 और 4 9, और 3 12, और 2 14, 1 15 होता है। तो 5/15 करेंगे। तो पहली बार जो राइट ऑफ करना पड़ेगा वो 5 3 जा 15, और 3 से इसको आप काट देंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 2,000 रुपए की डिस्काउंट पहली बार आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। इसी तरह अगले ईयर्स में भी आप करते रहेंगे। 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो पहला है स्टेटमेंट, ये कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा, मस्ट बी चार्ज होगा, जिससे कि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का निकाल सकें, एसरटेन कर सकें। तो ये स्टेटमेंट सही है, सही बात है। नेक्स्ट है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, जब किसी एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो बुक वैल्यू से तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए नहीं करते, ये तो एक मीनिंग है डेप्रिसिएशन का कि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। वास्तव में हम डेप्रिसिएशन को चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि किसी एसेट का जो खर्चा जो है वो बांटना है हमें। जैसे कोई एसेट हमने खरीदी है 10 लाख की, और अगर वो एसेट 10 साल तक चलेगी बिजनेस में, तो इसका मतलब इस एसेट से मिलने वाला बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा। तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 10 लाख का जो खर्चा है वो 10 साल में बांटना पड़ेगा हमें। अगर ये एसेट 10 साल हमारे पास बनी रही तो 10 साल तक खर्चा बांटने का मतलब है कि इस 10 लाख को हमें 10 साल में डेप्रिसिएशन के नाम पे राइट ऑफ कर देना होगा खर्चा मान करके। तो हर साल 1-1 लाख अगर हम करेंगे तो पूरा 10 लाख राइट ऑफ हो जाएगा, इन्हीं 10 साल के दौरान हमें बेनिफिट मिला इस एसेट का। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है बिटवीन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एक एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान खर्चे का बंटवारा होता है डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो दूसरा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर लगता है डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर, 100 रुपए का एक था। जो शेयर फॉरफिट किए इन पे कंपनी ने 70 रुपए ही कॉल करे थे, और उस 70 में से शेयर होल्डर ने केवल 50 रुपए ही दिए थे। तो अभी तक 50 रुपए दिए थे। जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो इन 200 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से फॉरफिट करेगी, यानी कि टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी को हो जाएगा 200 गुना 50, ये बैठ जाता है आपका 10,000। तो कंपनी ने फॉरफिट किए 10,000। फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। अब इस पैसे का यूज कर सकती है कंपनी जब वो रीइश्यू करेगी, और उस समय कंपनी अगर डिस्काउंट दे तो उस रीइश्यू
के समय पे उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए इस अमाउंट का यूज किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि रीइश्यू के टाइम पे कितना अमाउंट यूज किया जा रहा है। तो जब शेयर रीइश्यू किए तो 80 रुपए में फुल्ली पेड मान करके शेयर रीइश्यू कर दिया, यानी कि रुपए 80 लिए और फुल्ली पेड का मतलब 100 रुपए पेड मान लिए। तो कंपनी ने इसका मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया शेयर पे। 20 रुपए का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 200 शेयर पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो रीइश्यू पे जो डिस्काउंट है वो हो गया 4000। अब कंपनी के लिए रूल है कि कोई कंपनी डिस्काउंट दे ही नहीं सकती है शेयर पे। अगर रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट दिया भी जा रहा है तो वो फॉरफिटेड अमाउंट में से दिया जाएगा। तो इसलिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा इस 4000 से। बाकी जो फॉरफिटेड अमाउंट बच जाएगा वो कैपिटल गेन रह गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 6000, और जो 4000 है इससे शेयर फॉरफिटर अकाउंट यहीं पे डेबिट हो जाएगा, ये डिस्काउंट के लिए यूज हो गया। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, 4000 रुपए। बोर्ड ने अपनी आंसर की में दे रखा था ऑप्शन इसका डी सही 16000। ये तो ये मतलब हो ही नहीं सकता है, ना ये है, क्योंकि उतना तो फॉरफीचर भी नहीं है इनके पास टोटल। अगर मान लो ये मान लेते कि गलती से उन्होंने डेबिट लिख दिया, हो सकता है क्रेडिट पूछ रहे हो, तो अब ये है ही नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आप इसके प्रूफ के तौर पे अगर इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आप इसके प्रूफ के तौर पे ये कैलकुलेशन करके भेज सकते हैं आराम से। इसके अलावा आप अकाउंटेंसी की 12th की बुक निकालें और डिबेंचर्स में आपको केस मिल जाएगा फॉरफीचर अमाउंट की कैलकुलेशन का। आप उस पेज की कॉपी, उसका पेज नंबर, बुक का नाम लिख करके भेज सकते हैं, तो ये इसको भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी फर्म की पूरी लाइफ डिवाइड कर दी जाती है छोटी समय की अवधियों में, टाइम इंटरवल्स में, बिजनेस का प्रॉफिट मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको कहते क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इसको अवधि कॉन्सेप्ट, विचारधारा कहा जाता है। इसके अनुसार क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट है वो हमें एक पर्टिकुलर अवधि के बाद पता चलनी चाहिए ताकि हमें परफॉर्मेंस पता चलती रहे, तो इसलिए एक पर्टिकुलर अवधि के टाइम इंटरवल बना करके उसमें प्रॉफिट निकाला जाता है, इसी को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो जो होते हैं उनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो गिवन ऑप्शन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या जो लीवरेज रेशियो होते हैं वो हमें यही बताते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल और डेट है उनका आपस में रेशियो क्या है, तो इसलिए इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट रीड करने हैं और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि पासबुक एक स्टेटमेंट होती है अकाउंट की, कस्टमर के अकाउंट की, जो बैंक मेंटेन करता है। तो ये सही बात है, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करता है और हम उस अकाउंट की कॉपी मांगते हैं तो वो पासबुक कहलाती है। नेक्स्ट है, एक बिजनेस फर्म पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर अवधि के दौरान समय समय पर प्रिपेयर करती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि वो रिकॉन्साइल कर सके, मिलान कर सके बैंक बैलेंस का जो उसके कैश बुक के अकॉर्डिंग है, पासबुक के बैलेंस से, ताकि एज दीज, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बैलेंसेस शो करते हैं वेरियस रीजंस की वजह से, अलग अलग कारण की वजह से। मतलब इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक जो बिजनेस होता है वो अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाता है क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक का जो बैलेंस रहता है फर्म का और जो पासबुक का बैलेंस रहता है जिसको बैंक मेंटेन करता है उनमें अंतर आ जाते हैं कई कारणों से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए इसके सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रिंसिपल जो एनलाइटन्ड मार्केटिंग की बात करता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी रियल प्रोडक्ट और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट्स चाहती है। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। जब हमारी मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है तो वास्तव में हम अपने प्रोडक्ट में और मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। एनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक अच्छी मार्केटिंग, एक सद्भाव की मार्केटिंग जिससे बेनिफिट मिले।
नेक्स्ट है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज। बैंकिंग और इंश्योरेंस ये किस टाइप की इंडस्ट्री है ये पूछा है। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें से किस टाइप की इंडस्ट्री है ये पूछा गया है बैंकिंग और इंश्योरेंस। इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो ये गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, टर्शियरी इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। नेक्स्ट है एक पार्टनरशिप डीड जनरली इनमें से किसको शामिल नहीं करता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। फर्म के एम्प्लॉइज की लिस्ट का कोई मतलब इसमें नहीं रहता है, बाकी सब चीजें पार्टनरशिप डीड में रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है एक संस्था का स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट सूटेबल है बड़ी संस्थाओं के लिए जिनकी एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई होती हैं, मतलब जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करती हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज जिनमें रहती हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर सूटेबल रहता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती हैं उनके आधार पर अलग अलग फंक्शंस बना दिए जाते हैं और उन फंक्शंस के आधार पर संस्था को बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट इंक्लूड किए जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से फैक्टर में। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इनमें से किस टाइप का बैंक है। देखिए गिवन ऑप्शंस के आधार पर डिसीजन लेना है। ये ना तो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक होते हैं जिन बैंकों में आम ग्राहक, कस्टमर्स, आम पब्लिक अपने अकाउंट खुलवाती है, शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेती है, जमा करती है, तो ये कमर्शियल बैंक नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक भी ये नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव मतलब लोगों के द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं, जो पब्लिक होती है उसी के कुछ लोग मिलकर के ऐसे बैंकों की स्थापना करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, तो ये कोऑपरेटिव भी नहीं है। सेंट्रल बैंक भी नहीं है, ये सेंट्रल बैंक हमारे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो स्पेशल वर्क करता है, स्पेशल वर्क करता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करता है। तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि डैश मतलब इनमें से कौन सा एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो कि फर्म अर्न करती है प्रोड्यूस करके या बेच करके अपने आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है इसको मार्जिनल प्रॉफिट कहा जाता है। जब एक फर्म अपनी जो यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उनमें एक अतिरिक्त इकाई प्रोड्यूस कर दे और उसकी वजह से जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा उसको ही मार्जिनल प्रॉफिट या सीमांत लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क। जो सार्क का एसोसिएशन है इसका सचिवालय कहां पर है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इनमें ऑप्शन सी, काठमांडू, नेपाल। सार्क की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट है एक डिजायर जिसमें सेटिस्फाई करना है किसी के इंटरेस्ट को, एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को, रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी, बिना इस संदर्भ के उस पर अदर पार्टी का कोई इंपैक्ट पड़े, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहता है दूसरी पार्टी पे इंपैक्ट को देखे बिना, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसा कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इसको कंपीटिंग कहा जाता है, कंपीटिंग। नेक्स्ट है मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा करती है। यह डेफिनेशन मनी की किसने दी है। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉकर। वॉकर की ये डेफिनेशन है मनी के संदर्भ में। नेक्स्ट है एक टेम्परेरी प्राइसिंग। एक टेम्परेरी प्राइसिंग की बात हो रही है जिसमें कंपनी, टेम्परेरी प्राइसिंग मतलब परमानेंट नहीं रखेगी इस प्राइसिंग को, कुछ समय के लिए प्राइस रखा जाता है कंपनी के द्वारा किसी खास कारण से, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है बिलो द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस से भी कम पे, और कभी कभी तो कॉस्ट से भी कम पे बेच देती है अपनी शॉर्ट रन सेल इंक्रीज करने के लिए। तो ये किस टाइप की प्राइसिंग है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है प्रमोशनल प्राइसिंग। जब कंपनी अपना प्रचार करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, उस समय कम कीमत पे भी शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी अपना सामान बेच देती है। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, मेजरमेंट इसका कोई एलिमेंट नहीं है। कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट होते कम्युनिकेशन प्रोसेस के, वो होते हैं एनकोड करना मैसेज को एनकोड करना आइडिया के बाद, उसके बाद चैनल ढूंढना, फिर रिसीवर तक पहुंचाना, फिर रिसीवर डिकोड करेगा, फीडबैक देगा, ये एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, तो ये कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स कैश इनफ्लो, यानी कि जो बेनिफिट आते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने और उस इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ कैश इनफ्लो मिले यानी कि बेनिफिट्स मिले, और उसमें से हम माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश आउटफ्लो, जो हमने खर्च किए एक्सपेंसेस किए कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसको माइनस कर दें, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मेथड होता है जिसके आधार पे हम प्रोजेक्ट का जो इनकम है उसको देख सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग करना फायदेमंद है, किसी बिजनेस में पैसा लगाना फायदेमंद है या नहीं है। नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब नागरिकों के द्वारा और सरकारी एजेंसियों के द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जिसका मकसद है इंप्रूव करना अपने बायर्स के ग्राहकों के राइट्स को और उनके पावर्स को सेलर के संदर्भ में, मतलब जो बायर्स के राइट है और पावर है वो भी इंप्रूव हो जाए। तो गिवन ऑप्शन में से क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन है कंज्यूमरिज्म। इसको कंज्यूमरिज्म कहा जाता है, जिसमें कंज्यूमर जो है उसके बेनिफिट के लिए, उसके राइट्स के लिए, उसके पावर के लिए जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं और सरकारी संस्थाएं वो काम कर रही हैं ताकि सेलर्स से उनके शोषण से बचाया जा सके, सेलर उनका शोषण ना कर सकें। नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी वर्क करती है इस तरीके से। तो गिवन ऑप्शन में हालांकि ये जो लाइन है इसमें शायद कुछ मिस है, बट इसका मीनिंग यही है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक होती है लाइन अथॉरिटी, दूसरी होती है स्टाफ अथॉरिटी। जो लाइन अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है, वो डिसीजन लेती है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो स्टाफ अथॉरिटी होती है वो एडवाइस करती है सर्टेन मैटर्स पे, यानी कि जो स्टाफ अथॉरिटी होती है उसमें विशेषज्ञ होते हैं जो लाइन अथॉरिटी को, यानी कि जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं उनको सुझाव देते हैं। लाइन ऑफिसर्स का के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी ही है, एडवाइस से रिलेटेड है, सर्टेन मैटर्स पे एडवाइस करती है। नेक्स्ट है इंटरनल एलिमेंट, आंतरिक घटक की बात हो रही है जो इंटरफेयर कर सकते हैं एक कंपनी की एबिलिटी को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो गिवन ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, वीकनेस। देखिए एक जो शोर्ट एनालिसिस होता है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस ये संस्था के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों ही प्रभावित कर सकते हैं, बट इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव भाव है इसका कि इंटरफेयर कर सकती है संस्था की एबिलिटी को, नेगेटिव अफेक्ट। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो वीकनेस होगा, कमजोरी। संस्था की अगर कोई वीकनेस होगी तो वो संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की जो एबिलिटी है उसको प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फेयोल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में शामिल है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है डी, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल है उनमें से एक प्रिंसिपल है। बाकी जो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ने रिप्लेस किया इनमें से किस एक्ट को? तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 को इसने रिप्लेस किया। नेक्स्ट है हु डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो? तो इंडिया में जो कैश रिजर्व रेशियो है इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है भारत के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर, एक ट्रांजैक्शनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है यह बताना है। तो ट्रांजैक्शनल लीडर की जो इसमें से फीचर है वो सही जवाब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वो इसको लेकर के चलता है।
नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में शामिल है इनमें से क्या? गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो होती है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ड्यूटीज असाइन करना, बाकी जो डेवलपिंग प्रीमिसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग इन अल्टरनेटिव, ये ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसका कोई स्टेप नहीं है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके एफिशिएंसी बढ़ाना, ये फोकस किया गया किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है टेलर। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स बताई हैं, उन्हीं में से टेक्निक्स है सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, एक एटीट्यूड का ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट इनमें से किससे रिलेटेड है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ये एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। नेक्स्ट है व्हेन वाज गेट इस्टेब्लिश, गेट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑप्शन ए सही जवाब है 1947 में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, इनमें से किसको डेलीगेट किया जा सकता है, किसका भारार्पण किया जा सकता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है अथॉरिटी, कोई ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। नेक्स्ट है इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर्स टू, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में, उसमें इनविजिबल्स किससे रिलेटेड है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी सर्विस ट्रांजैक्शन, जो सर्विसेज का ट्रेड होता है उसको इनविजिबल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है किसने कॉन्सेप्ट दिया पोस्ट कॉर्प का, ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनकी एक सूची को दर्शाता है ये नाम, और ये दिया किसने है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन डी लूथर गिलिक, लूथर गिलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्प, ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये नेमिंग इसकी गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर ले प्लीज। ये ईएफएल ब्रीच है, ये बी से है, ये सी से है, ये डी से है, डी इसका सही जवाब है लूथर गिलिक। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज, फॉलोइंग सोर्सेज में से विच वन इज एन इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स, इनमें से कौन सा एक रिक्रूटमेंट का भर्ती का इंटरनल सोर्स है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हो जाते हैं उससे दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को जहां पे जरूरत होती है ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है, एक तरीका है। नेक्स्ट है डैश, इनमें से कौन सा अकर होता है जब एक गिवन परसेंटेज इंक्रीज सभी इनपुट्स की, मतलब जो आगत हैं उनमें एक गिवन परसेंटेज की इंक्रीज कर दें, एक निश्चित परसेंटेज हम बढ़ा दें आगतों को, इनपुट कहते हैं उनको साधनों को, जो साधन है हमारे पास अवेलेबल उनको एक निश्चित प्रतिशत में बढ़ा दें, और उसका जो रिजल्ट है वो ये निकले कि जो उत्पादन है उसमें भी इंक्रीज हो लेकिन स्मॉलर परसेंटेज में, मतलब इसमें जितना परसेंटेज में हम अपने साधनों को बढ़ा रहे हैं उससे कम परसेंटेज में उत्पादन में वृद्धि हो, तो इसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन ए, इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है, स्केल के डिक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट है हु हैज प्रपोज्ड द नीड अचीवमेंट थ्योरी, नीड अचीवमेंट थ्योरी इसमें से किसने दी है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी डेविड मैकलेलैंड ने दी है नीड अचीवमेंट थ्योरी। तो ये था आज का डिस्कशन इस पेपर का, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।